1945 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीटेक की डिग्री लिया था, लेकिन उनको पूरे देश में कहीं नौकरी नहीं मिली। उस समय बीटेक कम जगहों पर होता था और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी देश के शीर्ष संस्थानों में था। क्यों नहीं मिलती थी उनको नौकरी? जहां जाते थे फादर्स ने, सचिन नाथ सन्याल, लोग हाथ जोड़ लेते थे कि हम आपको नौकरी नहीं दे सकते। 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ है तब रणजीत कुमार सन्याल को नौकरी मिली। तो उनके पिता सचिंद्रनाथ सन्याल इतने क्रांतिकारी व्यक्तित्व था उनका, जो है सचिंद्रनाथ सन्याल का। उनके संपर्क में जब आए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल काशी में, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेंबर बन गए। यह एचआरए था। बाद में भगत सिंह ने और चंद्रशेखर आजाद ने इसमें सोशलिस्ट वर्ड जोड़ा था और ये एचएसआरए हो गया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और इसके कमांडर इन चीफ थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। इसके 2 ही कमांडर इन चीफ हुए हैं। यह आप लोगों की जानकारी के लिए, अधिकांश लोग, क्योंकि बहुत कम लोग जुड़े हैं और सब लोग बहुत ही जानकार लोग हैं, इसलिए सुविज्ञ लोग हैं, इसलिए कुछ कहना उचित नहीं होगा। लेकिन हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो आर्मी भी हुई बाद में, उसके केवल 2 कमांडर इन चीफ थे। एक थे, पहले थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और दूसरे और अंतिम कमांडर इन चीफ थे चंद्रशेखर आजाद। केवल 2 कमांडर इन चीफ थे उसके लिए। और यह सशस्त्र क्रांति का यह आंदोलन जो प्रारंभ हुआ 1925 में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में, वह 1931 में पहले चंद्रशेखर आजाद सन्मुख युद्ध में शहीद हुए और चंद्रशेखर आजाद के शहीद होने के 23 दिन बाद ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। उसके साथ ही वह दौर सशस्त्र क्रांति का वह अध्याय समाप्त हो गया था। लेकिन पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्रनाथ सन्याल ने जो अलग जलाया था वह कोई लोकल अलग नहीं थी। मैंने बताया लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, उनका रथ उन्होंने खींचा था। और सूर्यकांत पवार जी जुड़े हुए हैं, नासिक के बहुत करीब एक जगह है। और जो लोग भी भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग गए हैं पुणे से, उनको उस जगह से गुजरना ही पड़ता है। शिवराम राजगुरु नगर, शिवराम राजगुरु भी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के सहयोगी थे। यह भी अखाड़े में आए थे और शिवराम राजगुरु की वही मुलाकात हुई थी राम प्रसाद बिस्मिल से। और यह सबको जानकारी है आज की तारीख में कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को एक साथ फांसी हुई थी। तो एक साथ जिन 3 लोगों को फांसी हुई थी उसमें शिवराम राजगुरु भी थे, जो महाराष्ट्र से आए थे। नासिक और पुणे के बीच में एक जगह पड़ती है, अब वो उस स्थान का नाम ही उन्हीं के नाम पर है, राजगुरु नगर उस जगह को कहते हैं। पहले उसका क्या नाम था मुझे उसकी जानकारी, खेड़ खेड़ था पहले उसका। ठीक है, मुझे जानकारी नहीं थी, तो मैं राजगुरु नगर के नाम से ही उस जगह को जानता हूँ। तो यह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का यह आंदोलन जो काशी से प्रारंभ हुआ, इसमें अशफाक उल्लाह खां भी जुड़े। अशफाक उल्लाह खां भी शाहजहांपुर से ही आते थे, वह जुड़े। बनवारी लाल शाहजहांपुर से आते थे, मुकुंदी लाल शाहजहांपुर से आते थे, पंडित गेदालाल दीक्षित बरेली से आते थे। इन सब के विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैंने कहा कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का नाम लेते हैं तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम अपने आप आ जाता है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम लेते हैं तो काकोरी क्रांति का नाम अपने आप आ जाता है। अभी काकोरी में क्या हुआ था उसकी भी थोड़ी चर्चा कर लें, क्योंकि उसी कारण से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई। और फांसी उन्हें किस जुर्म के लिए दी गई, बहुत लंबा 165 पन्ने का वह है, मैं शेयर कर दूंगा उसको ग्रुप में दूंगा, जो जजमेंट है। उस जजमेंट पर तमाम प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने काकोरी क्रांति में किसी का कत्ल नहीं किया था। क्या क्या ग्राउंड थी उनको फांसी देने के लिए। और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल यह भी सबको जानना चाहिए कि अपना मुकदमा खुद लड़ते थे वो। और लुइस स्टुअर्ट जो जज था, 2 जज थे, जस्टिस रजा थे और जस्टिस लुइस स्टुअर्ट थे। तो जस्टिस लुइस स्टुअर्ट ने एक पूछ लिया एक दिन चर्चा में इनसे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से, कि आपने लॉ की डिग्री किस यूनिवर्सिटी से लिया है। इतना सशक्त वकालत करते थे राम प्रसाद बिस्मिल, वो एलएलबी नहीं थे, वो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे। तो उनसे पूछ लिया कि आपने लॉ की वकालत कहाँ से की है, किस यूनिवर्सिटी से की है। तो राम प्रसाद बिस्मिल ने मजाक में कहा कि जो तख्त ताज पर किसी को बैठाता हो,
जो राज सिंहासन पर बैठा हो उसको कहीं से डिग्री लेने की आवश्यकता नहीं होती। तो जज साहब बहुत खफा हो गए थे, बहुत गुस्सा हो गए, और उन्होंने आगे से कहा कि आप बहस नहीं करेंगे। तो लिख के अपनी तकरीर दिया था पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हिंदी पर, उर्दू पर, संस्कृत पर, 3 भाषाओं पर उनका बहुत ज्यादा कमांड था। और मैं इस बात को बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा कि उस समय 3 ऐसे क्रांतिकारी थे, एक साथ सहयोगी थे, या 3 ऐसे क्रांतिकारी थे जो बहुत बड़े लेखक थे, और भाषा पर तीनों का बहुत जबरदस्त कमांड था, अपने अपने ढंग से लिखते थे। शहीद आजम भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ काम करते थे, वह पत्रकार होकर ही कानपुर में आए थे। भगत सिंह ने भी बहुत कुछ लिखा, और भगत सिंह की लेखनी स्वर्णाक्षरों में अंकित करने योग्य, इसमें कोई संदेह नहीं। भगत सिंह भी शायरी करते थे, अशफाक उल्लाह खां भी शायरी करते थे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल भी शायरी करते थे। लेकिन पंडित राम प्रसाद बिस्मिल इन तीनों में अकेले थे जो हिंदी में भी लिखते थे, उर्दू में भी लिखते थे, संस्कृत में भी लिखते थे। तो इतना कमांड तीनों भाषाओं पर, इस प्रकार का कमांड, और मैंने आपको बता ही दिया। अभी अपनी वकालत करते हुए जिस जिस तरीके से उन्होंने वकालत करते हुए जस्टिस लुइस स्टुअर्ट के सामने रखा। अभी जीपीओ की बात आई है, आज अभी रीना जी ने बताया शाम को 7 बजे हम लोग वहां पर दीपदान देके महान क्रांतिकारियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। जीपीओ पर क्यों करेंगे हम लोग? जीपीओ जनरल पोस्ट ऑफिस है, बाहर के लोगों की जानकारी के बता रहे हैं। लखनऊ हजरतगंज में है, हार्ट ऑफ द सिटी में। वह जो इमारत है जिसमें जीपीओ है, उस इमारत का नाम था रिंग थिएटर। रिंग थिएटर इसलिए उसका नाम था कि अंग्रेजों की जो मेमें थी वो वहाँ डांस करती थी, उस तरीके के बैले डांस, और जो उस जमाने में उस समय हुआ करती थी। और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल लखनऊ जेल में थे, जहां मैं बैठा बोल रहा हूँ। बाहर के लोगों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ, जहां पर मैं बैठा हूँ यहाँ से मुश्किल से 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पर वह लखनऊ जेल थी। अब वह जेल तोड़ दी गई है। अब वहां पर क्रांतिकारियों का स्मारक नहीं, एक दूसरा स्मारक बन गया है, और कोई चिन्ह भी नहीं है। इस बात का स्मरण भी करने वाला नहीं है कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, यानी जितने क्रांतिकारी थे, काकोरी की, क्योंकि काकोरी लखनऊ के पास है, वह सब इसी जेल में थे। और प्रसंगवश मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक अपने कान पकड़ रहा हूँ, अहंकार कोई नहीं, बहुत ही विनम्रता पूर्वक इस बात को आपके सामने कहना चाहता हूँ कि मुझे यह सोच के अच्छा लगता है, और मुझे सौभाग्य प्राप्त है इस बात का कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जिस जेल में थे, मैं भी उस जेल में रह चुका हूँ। तो इस बात से बहुत ही इस बात को स्मरण करके ही अच्छा लगता है कि कभी उस जेल में मैं भी रहा हूँ जिसमें कभी राम प्रसाद बिस्मिल रहते थे, कभी अशफाक उल्लाह खां रहते थे, और प्रमोद शुक्ला जी तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वह तो जेलर रहे हैं, वरिष्ठ जेलर रहे हैं, तो वो भी उस जेल में रही होंगे कभी न कभी। मैं लखनऊ का भी जेल अधीक्षक था, फतेहगढ़ भी था, रायबरेली था, बहुत सारे क्रांतिकारियों की वहाँ यादें हैं, जाते हैं। बहुत सारी तो जेलों पर है। आप लखनऊ में जेल अधीक्षक थे, लेकिन मैं वहाँ कैदी के रूप में था, मैं जेल अधीक्षक नहीं था वहाँ पर जो है। तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अभी एक साथी हमारे बोल रहे थे राघवेंद्र पांडे जी, बिल्कुल सही बोल रहे थे, अगर जुड़े हो तो बिल्कुल सही बोल रहे थे। राघवेंद्र पांडे जी ने कहा कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के पास 4 बार जीवन में ऐसा मौका आया जब वो जेल से निकल सकते थे या कैद से निकल सकते थे। पहला मौका तो तभी आया जब उनको शाहजहांपुर में गिरफ्तार किया गया। जब शाहजहांपुर में उनको गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करके ले जाया गया, तो मुंशी जो लिखा पढ़ी कर रहा था उसने ना उनको हथकड़ी लगाया था, ना वहां कोई पुलिस वाला खड़ा था, कोई नहीं खड़ा था। उन्होंने मुंशी से कहा हम यहाँ भाग जाए तो तुम क्या कर लो। थोड़ी देर बाद वो मुंशी भी अकेला हो गया, और मुंशी की ना ऐसी कतिकाठी थी, ना ऐसी उसकी हिम्मत थी कि वह पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को रोक लेता। तो वो मुंशी रोने लगा, उसने कहा हमारी नौकरी चली जाएगी, बच्चे हमारे भूखे मर जाएंगे। तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे। वह आराम से जा सकते थे, भाग सकते थे, वह नहीं भागे। लखनऊ जेल की मैं चर्चा कर रहा था, लखनऊ जेल में जब वह थे तो उन्होंने जेल की सलाखें काट लिया था, और पंडित प्यारेलाल वहां के जेल अधीक्षक थे जो, तो उन्होंने यह सोचा कि हम तो निकल जाएंगे, लेकिन इसका प्यारेलाल का क्या होगा, इसने कौन सा जुर्म किया है, इसकी नौकरी चली जाएगी, इसके बच्चे भूखे मरेंगे। और कितना उनका हृदय
सहृदय था, कितनी उनके हृदय में लोगों के प्रति भावना थी। अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, उनकी आत्मकथा उन्होंने गोरखपुर जेल में लिखा। और एक पत्रकार थे वहां पर, जनार्दन प्रसाद द्विवेदी, गोरखपुर, वह चुपचाप गोरखपुर जेल से उसको लेके निकल गए। 3 महीने बाद उनके फांसी पर चढ़ने के 3 महीने बाद वो आत्मकथा प्रकाशित हुई है। मेरे पास भी उसकी एक प्रति है वो आत्मकथा की। अब तो यह किताबें मिलती भी नहीं। तो काकोरी षड्यंत्र की मैं बात कर रहा था, काकोरी क्रांति की बात कर रहा था। अशफाक उल्लाह खां इसके बहुत विरोधी थे, काकोरी क्रांति के। अशफाक उल्लाह खां का ये कहना था कि अभी हम लोग इसके लिए तैयार नहीं कि ब्रिटिश हुकूमत को इतनी बड़ी चुनौती दी जाती। लेकिन यह ब्रेन चाइल्ड था पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल एक बार ट्रेन में आ रहे थे, उनका डिब्बा गार्ड के डिब्बे के ठीक बगल में था। तो उन्होंने यह देखा कि वो उस गार्ड के पास एक पेटी है और किसी किसी स्टेशन पर लोग आते हैं और थैली में रुपए होते हैं, गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है, राजस्व होता है गवर्नमेंट का, और वह रेवेन्यू उसमें लाके जमा, उसमें बक्से में डाल देते हैं। कहीं 100 रुपए कोई डाल दे रहा है, कहीं 150 रुपए डाल दे रहा है, जिस जिले में जैसा रेवेन्यू कलेक्ट होता। तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि एक डाउन सहारनपुर एक्सप्रेस जो है जब चलेगी सहारनपुर से, तो लखनऊ तक आते आते उस जमाने में उन्होंने अंदाजा लगाया 10,000 रुपए तो करीब करीब लगभग 10,000 रुपए तो इकट्ठे हो ही जाएंगे। तो यह अंदाजा लगाया कि ऐसे 10,000 रुपए इकट्ठे हो जाएंगे तो इसको लूट लिया जाए। और लूट लेने की योजना जब बनाई गई तो यह तय हुआ कि इसको लूटने के लिए काकोरी स्टेशन से जब आगे बढ़े ट्रेन तो उसकी चेन पुलिंग कर दी जाए, और चेन पुलिंग करके गार्ड को पकड़ के और बंधक बना के गार्ड को, और संदूक तोड़ के हम लोग वह पैसा लेके निकल जाएंगे। काकोरी स्टेशन पर 3 लोगों को कहा गया सेकंड क्लास का टिकट, राजेंद्र लाहिड़ी, शशिन्द्रनाथ बख्शी और अशफाक उल्लाह खां। शशिन्द्रनाथ बख्शी ने स्वयं जो वर्णन किया है, शशिन्द्रनाथ बख्शी भारतीय जनसंघ के एमएलए रहे हैं और मेरा उनसे बहुत संपर्क रहा है शशिन्द्रनाथ बख्शी के साथ। शशिन्द्रनाथ बख्शी 67 में वाराणसी से विधायक हुए थे भारतीय जनसंघ के टिकट पर, तो बहुत संपर्क रहा मेरा उनके साथ जो है। तो शशिन्द्रनाथ बख्शी जैसा खुद बताते थे, तो इन लोगों ने को सेकंड क्लास के डिब्बे में क्यों बैठे थे, क्यों टिकट लिया था इन लोगों ने, यद्यपि वो महंगा पड़ा था, क्योंकि जो स्टेशन मास्टर था काकोरी का, उस स्टेशन मास्टर ने कभी सेकंड क्लास का टिकट ही नहीं बेचा था। वहाँ सेकंड क्लास, थोड़ा सा सब लोगों को समझा दूं, लग रहा कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, तब थर्ड क्लास भी होता था, फर्स्ट क्लास होता था, सेकंड क्लास होता था, थर्ड क्लास होता था। लग रहा अब मेरी बात ज्यादा क्लियर हो गई, क्योंकि तब थर्ड क्लास भी होता था तो बीच में एक सेकंड क्लास होता था। तो सेकंड क्लास का टिकट इसलिए इन लोगों ने लिया था क्योंकि ज्यादातर थर्ड क्लास की चेन जो है, चेन पुल करना था इनको, वह काम नहीं करती थी, खराब रहती थी, क्योंकि लोग बिना मतलब चेन खींच दिया करते थे, तो इसलिए चेन ही खराब कर दी जाती थी कि चेन काम न करे। तो इन लोगों को डाउट था कि अगर थर्ड क्लास के डिब्बे की चेन ने काम न किया तो गाड़ी रुकेगी नहीं, गाड़ी लखनऊ पहुंच जाएगी। तो इसलिए सेकंड क्लास का टिकट लिया था 3 लोगों। और उस स्टेशन मास्टर की मुख्य गवाही थी, क्योंकि उसने बड़े ध्यान से स्टेशन पर टहलते हुए भी देखा इन लोगों को, और इसलिए उसने देखा क्योंकि काकोरी के स्टेशन पर उसने अपने जीवन में पहली बार सेकंड क्लास का टिकट भी बेचा। सेकंड क्लास का टिकट वहाँ कौन लेता है, आज भी कोई नहीं लेता काकोरी के स्टेशन पर, मतलब आज भी फर्स्ट क्लास का कोई नहीं लेता। अब तो थर्ड क्लास को ही सेकंड क्लास कर दिया गया है, तो आज भी वहाँ कोई टिकट नहीं देता। दूसरा, जो गार्ड था ट्रेन का, वह गार्ड करीब 35 मिनट तक देखता था सभी लोगों को, और 35 मिनट बाद उसको उल्टा करके इन लोगों ने बंधक बनाया। लेकिन तब तक तो उसने बहुत देर तक सबको देख लिया उस गार्ड ने। तो इन लोगों ने चेन खींचा था जब लखनऊ से आलमनगर की ओर बढ़ते हैं, काकोरी से आलमनगर की ओर, लखनऊ गलत कह गया मैं, आलमनगर एक स्टेशन है लखनऊ में, काकोरी से आलमनगर की ओर जब बढ़ते हैं तो 52 नंबर खंभा जो है, पिलर नंबर 52, वहां पर कोई निशान बनाना चाहिए। यह अपनी आत्मकथा में लिखा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने, लेकिन वहां पर भी कोई स्मारक होना चाहिए। वही वो जगह थी जहां पर चेन पुल कर दी।
52 नंबर खंबे के पास हुआ। और चेन पुल हो गई। चेन पुल होने के बाद यह लोग तुरंत उतर आए, तीनों लोग जो है सेकंड क्लास के डिब्बे से, और आराम से गार्ड की ओर बढ़े। तो गार्ड ने पूछा कि क्या बात है, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि कोई सामान हमारा गिर गया है, छूट गया है, और ऐसे कह के गार्ड को दबोच लिया। गार्ड को दबोच लिया। उसके बाद जो संदूक था उसको तोड़ दिया अशफाकुल्ला खां ने, उससे पैसे निकाल लिए इन लोगों ने। यह लोग चादर लेके आए थे, 3 चादरों में जो सारी करेंसी थी वो 3 चादरों में बांध ली, और बड़े आराम से उसको लेकर टहलते हुए लखनऊ ये लोग वहां से चले आए। और अंत तक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कहते रहे कि ध्यान रखिए कि कोई सामान छूटने न पाए। लेकिन संयोग देखिए कि एक चादर छूट गई थी, इसके बावजूद एक चादर छूट गई थी। और पहले जमाने में जो धोबी हुआ करते थे, शायद अब भी कुछ धोबी करते होंगे, तो अब तो घरों में मशीनें आ गई हैं कपड़े धुलने की, अब धोबी तो केवल प्रेस करते हैं। लेकिन उस जमाने में धोबी के यहाँ कपड़े धुलने जाते थे, तो धोबी एक मार्क बना देता था। मार्क इसलिए बना देता था अपने ग्राहक को पहचानने के लिए। तो जो चादर छूट गई थी वह चादर अंग्रेजों के हाथ आ गई, पुलिस के हाथ आ गई। उस चादर पर एक निशान बना हुआ, उस निशान से शाहजहांपुर तक पुलिस पहुंची, क्योंकि वो धोबी का निशान जो था शाहजहांपुर का। और अल्टीमेटली पता चल गया कौन लोग हैं। और 1-2 दिन पहले इस प्रकार की चर्चा भी होने लगी थी कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को लोगों ने कहा कि तुम गिरफ्तार हो सकते हो, बट एनीवे वो घर छोड़ के गए नहीं, और मुंह अंधियारे उनको घर में ही गिरफ्तार किया गया पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को। उसके बाद सितंबर में छापे पड़ने लगे और काफी लोग, काकोरी क्रांति से जुड़े हुए लोग गिरफ्तार किए गए। अंत तक जो व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ काकोरी क्रांति से जुड़ा हुआ, उसका नाम था चंद्रशेखर आजाद। लेकिन काकोरी में जो सजा हुई लोगों को, काकोरी में, उसमें 3 लोगों को, 4 लोगों को फांसी की सजा हुई। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा हुई, ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा हुई, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा हुई, और अशफाकुल्ला खां को फांसी की सजा। 4 लोगों को फांसी की सजा हुई। ध्यान रहे कि काकोरी में एक व्यक्ति गलती से मारा गया। यह लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि हम ब्रिटिश खजाना लूटने के लिए आए हैं, कोई गाड़ी से बाहर ना निकले। लेकिन एक व्यक्ति गलती से गाड़ी से बाहर निकला, अपनी वाइफ के पास तेजी से दौड़ के जा रहा था, तो गोली चल गई और उस गोली से उसकी डेथ हुई। बाकी किसी की हत्या नहीं की गई थी, कोई हत्या नहीं हुई थी। और 10 लोगों ने पूरा खजाना लूट लिया था, और कम से कम 14 सशस्त्र अंग्रेजों के लोग ट्रेन के अंदर से, जो बाथरूम में छिप गए थे, कुछ लोग सीट के नीचे छिप गए थे, कुछ लोग बाथरूम में छिप गए थे। इतना डरे हुए थे कि जब ट्रेन लखनऊ के स्टेशन पर आ गई, और लखनऊ के स्टेशन पर बाथरूम के दरवाजे खटखटा के, जो इंजीनियर था एक अंग्रेज, वह बाथरूम में छिप गया था, तो जब स्टेशन पर आने के बाद जोर जोर से चिल्ला के बताया गया कि लखनऊ आ गया है, अब यहाँ कोई नहीं है, बाहर निकलो, तब कांपते हुए अंग्रेज लोग बाहर निकले। एंड दे ऑल वेर आर्म्ड, और केवल 10 लोगों ने लूट लिया पूरा खजाना, और 14 लोग आर्म्ड थे उस ट्रेन के अंदर। तो एक इतिहास हो गया, और सबसे बड़ा सबक हो गया बरतानिया हुकूमत को एक प्रकार से चैलेंज किया। सरकार का खजाना लूट लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती थी। तो मैंने आपको बताया 4 लोगों को फांसी की सजा हुई, और मेंटल थे, मास्टर थे सचिंद्र नाथ सान्याल, उनको काले पानी की सजा। सचिंद्र नाथ सान्याल वहां पर थे नहीं। 40 से लोग करीब गिरफ्तार किए गए काकोरी क्रांति में, जबकि काकोरी में थे 10 लोग, और 40 लोगों को सजा हुई अलग अलग प्रकार से। रामकृष्ण खत्री भी थे लखनऊ के आनंद टाकीज के बगल में, उदय खत्री उनके पुत्र हैं, क्रांतिकारियों पर लिखा करते हैं, तो वहाँ उनके घर भी निकल गया, तो रामकृष्ण खत्री भी थे। तो यह सब लोग जो है सजा हुई 40 लोगों, 4 लोगों को फांसी की सजा, और सचिन नाथ सान्याल को काले काले पानी की सजा, 2 लोगों को योगेश चंद्र चटर्जी और एक और 10-10 साल की सजा। एक ही व्यक्ति सरकारी गवाह बना, वहां का शाहजहांपुर का था बनवारी लाल, वह सरकारी गवाह बना। लेकिन मैं उन क्षणों का स्मरण करना चाहता हूँ, वो क्षण बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, उन क्षणों का स्मरण करना चाहता हूँ
जो फांसी के ठीक पहले, अभी भी लोग सुनते हैं, हम लोगों को बताया जाता है कि जब किसी को फांसी होती है तो उससे अंतिम इच्छा पूछी जाती है कि फांसी के फंदे पर जाने के पहले वह बताए कि उसकी अंतिम इच्छा क्या है। तो आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि जब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से पूछा गया कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो आज की तारीख में सुन के हंसी आती है, लेकिन उस तारीख में आप कल्पना करिए 19 दिसंबर 1927 कि एक व्यक्ति से पूछा जा रहा है कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। वह फांसी के तख्त पर गर्जना करता हुआ कहता है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद का नाश हो, यह मेरी अंतिम इच्छा है। तो जो अंग्रेज जेलर थे, जो और अंग्रेज थे, उनके तो होश उड़ गए होंगे इस बात को सुनने के बाद। लेकिन 18 दिसंबर को जब उनको कहा गया कि दूध पी लीजिए, उनकी माँ उस समय जीवित थी, तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने यह उत्तर दिया कि आज मैं दूध नहीं पीऊंगा। वो रोज रात को दूध पीते थे। उनका आज दूध नहीं पीऊंगा, अब अगले जन्म में मैं माता का ही दूध पीऊंगा। प्रातः काल नित्य कर्म, संध्या वंदन आदि से निवृत्त हो उन्होंने अपनी माँ को एक पत्र लिखा जिसमें देशवासियों के नाम संदेश भेजा और फिर फांसी की प्रतीक्षा में बैठ गए। जब फांसी के तख्ते पर ले जाने वाले आए तो वे वंदे मातरम और भारत माता की जय कहते हुए तुरंत उठकर चल दिए और चलते समय उन्होंने यह पंक्तियां पढ़ी। वह आशु लेखक थे, आशु कवि थे। उन्होंने फांसी की कोठरी से निकलते हुए जो रचना लिखी, वही पंक्तियां आपके सामने मैं बोल रहा हूं। मालिक तेरी रजा रहे, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे। मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा हो जिक्र या तेरी ही जुस्तजू रहे। फांसी घर के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने कहा, जब पूछा गया, मैंने अभी आपको बताया अंतिम इच्छा क्या है, तो उन्होंने कहा मैं ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विनाश चाहता हूं, यही मेरी अंतिम इच्छा है। इसके बाद वे तत्काल खड़े हो गए और वह आर्य समाजी थे और उन्होंने फांसी के तख्ते पर विश्वानि देव सबुतिर दुर्तानि यह श्लोक संस्कृत का पढ़ते हुए और मंत्रों का जाप करते हुए फांसी के फंदे को चूमा और फांसी के फंदा अपने गले में उन्होंने डाल दिया और इस प्रकार से अमरत्व प्राप्त किया। और उनका शव जब बाहर लाया गया गोरखपुर में, तो इत्र की कमी पड़ गई थी गोरखपुर के बाजार में। इतने सब ने इत्र खरीदा और इत्र खरीदने के बाद मतलब अमृतसर गोरखपुर के बाजार में कहीं इत्र बचा नहीं था। क्या व्यक्तित्व था पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का, जो कत्ल को भी जश्न लिखे, जो कत्ल को भी जश्न लिखे को माशूक, जो कत्ल को भी जश्न लिखे मौत को माशूक, बिस्मिल को बराबर है कलम हो कि हो बंदूक। जो कत्ल को भी जश्न लिखे मौत को माशूक, बिस्मिल को बराबर है कलम हो कि हो बंदूक। वह कलम के भी सिपाही थे, मैंने अभी आपको बताया, और वह बंदूक के भी सिपाही थे। कहते हैं जब अशफाक उल्लाह खां और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी होने में कुछ दिन बाकी थे, तो अशफाक उल्लाह खां की आंखों में बिस्मिल ने आंसू देखे। बिस्मिल ने पूछा, अरे अशफाक, तुम्हारे जैसा जाबाज दोस्त और फांसी का डर तुम्हारे आंखों में? अशफाक बोले, डर नहीं है पंडित जी, मैं तो यह सोचकर रो रहा हूं कि जल्द ही हमें फांसी हो जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो आपके सामने मैं बता रहा हूं। अशफाक उल्लाह ने कहा, पंडित जी कोई डर नहीं, मैं तो यह सोचकर रो रहा हूं कि जल्द ही हम सबको फांसी हो जाएगी और मेरे धर्म में पुनर्जन्म का कोई उल्लेख नहीं है। पंडित जी, आप जिस धर्म से आते हो उसमें इस देश पर शहीद होने के लिए आप कई बार जन्म ले सकते हो, लेकिन मेरे धर्म में पुनर्जन्म का कोई उल्लेख नहीं। तो क्या भावना थी अशफाक उल्लाह खां की कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के लिए इस प्रकार से अशफाक उल्लाह खां ने
सोचा। और मैं आपको बताऊं कि मैंने कहा कि हिंदी, उर्दू, संस्कृत सब में बराबर से लिखते थे। तो अशफाक उल्लाह खान ने एक दिन पहले गोरखपुर जेल में 18 दिसंबर 1927 को जो हिंदी में एक कविता लिखा, यदि देश हित मरना पड़े, यदि देश हित मरना पड़े मुझको सहस्त्रों बार भी, तो भी न मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। यदि देश हित मरना पड़े मुझको सहस्त्रों बार भी, तो भी न मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। हे ईश भारतवर्ष में 7 बार मेरा जन्म। यही बात तो कहा अशफाक उल्लाह खान ने कि पंडित जी आपके धर्म में तो लिखा आप तो 100 बार जन्म ले सकते हैं, मेरे धर्म में नहीं लिखा, मैं क्या करूंगा। हे ईश भारतवर्ष में 7 बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर। क्या 100 बार जीऊं लेकिन मरूं हर बार देश के लिए। हे ईश भारतवर्ष में 7 बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। मरते बिस्मिल रोशन लहरी, अशफाक अत्याचार से, होंगे पैदा सैकड़ों उनके रुधिर की धार से। उनके प्रबल उद्योग से उद्धार होगा देश का, तब नाश होगा सर्वदा दुख शोक के लवलेश का। और पंडित जी की बहुत ही विख्यात पंक्तियां पढ़ूंगा मैं। विजय त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा कि विजय त्रिपाठी जी कुछ क्रांतिकारी रचनाएं हम लोग को सुनाएंगे। रीना जी से कहूंगा, उसके बाद कार्यक्रम का समापन करेंगी। पंडित जी ने लिखा, अभी मैंने हिंदी का सुनाया था, अब पंडित जी का एक उर्दू का सुना रहा हूँ। मिट गया जब मिटने वाला, मिट गया जब मिटने वाला, फिर सलाम आया तो क्या। दिल की बर्बादी के बाद उनका पयाम आया तो क्या। मिट गया जब मिटने वाला, फिर सलाम आया तो क्या। दिल की बर्बादी के बाद उनका पयाम आया तो क्या। काश अपनी जिंदगी में हम ये मंजर देखते, यो सरे तुर्बत कोई मशहर खराम आया तो क्या। मिट गई जुमला उम्मीदें, जाता रहा सारा ख्याल, उस घड़ी फिर नामावर लेकर पयाम आया तो क्या। ऐ दिले नाकाम मिट जा अब तो कूचे यार में, फिर मेरी नाकामियों के बाद काम आया तो क्या। आखिरी शवदीद के काबिल थी बिस्मिल की तड़प, सुबह दम पर सुबह दमगर कोई भी बलाए बाम आया तो क्या। उनका नाम बिस्मिल लिखते थे। बिस्मिल का अर्थ ही होता है कि आत्मिक रूप से जो आहत हो, जो आत्मिक रूप से आहत हो उसको उसको बिस्मिल कहते हैं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं आप सबके सामने एक प्रस्ताव रख रहा हूँ, और उससे अगर आप सब लोग सहमत होंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश के जो माननीय मंत्रीगण हैं संबद्ध, उनको यह प्रस्ताव भेजा जाए। मैंने अभी बताया कि यह लखनऊ जेल यहाँ थी और यहीं से रोज इनको जीपीओ तक ले जाया जाता था, काकोरी के क्रांतिकारी में। रास्ते में कानीकुब्ज कॉलेज पड़ता है, अभी भी कानीकुब्ज कॉलेज है। तो कानीकुब्ज कॉलेज के छात्र रास्ते में उस पर फूल माला फेंकते थे। जब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की गाड़ी पुलिस की गुजरती थी, उसमें शिक्षु वाली गाड़ी, उसमें बैठे होते थे ये लोग। तो मेरा प्रस्ताव यह है कि इस पूरे मार्ग का नाम पंडित राम प्रसाद बिस्मिल मार्ग रखा है। पूरे मार्ग का नाम, जिस मार्ग से वह जाते थे उसका नाम पंडित राम प्रसाद बिस्मिल मार्ग रखा गया, और यहाँ से जीपीओ तक, जेल रोड से। और दूसरा प्रस्ताव मेरा ये है कि जो जीपीओ है, रिंग थिएटर जिसका नाम कभी था, उसका नाम काकोरी क्रांति के नाम पर या पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नाम पर उसका नामकरण किया जाए। तो इन दो प्रस्तावों के साथ एक बार पुनः क्रांतिवीरों का नमन करते हुए कि पहले हम उनको जाने, उनके कर्तृत्व को जाने, उनके बलिदान को जाने, फिर उनके रास्ते पर चलने की ललक अपने आप कभी हमारे मन में साज पैदा हो सके। इन शब्दों के साथ इन क्रांतिकारियों को इनकलाबी नमन करते हुए, इन क्रांतिकारियों को अपना श्रद्धा सुमन प्रेषित करते हुए अपनी बात को विराम दूंगा। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अमर रहे, इनकलाब जिंदाबाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। जी बहुत विजय जी की एक कविता हो जाएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग विजय जी की तरफ ये हमारा सौभाग्य है। अब विजय जी की तरफ कि आपका इतना विस्तृत सुनने को मिला है। जी जी, विजय त्रिपाठी जी हमारे बीच हैं
और उनकी कविताओं को हम लोग जो कि देश प्रेम की आपके द्वारा लिखी जाती है सुनते हैं। इसके पहले मैं नाम लेना चाहूंगी, हमारे बीच अमिता सचान जी हैं, सुमन दुबे जी हैं और एम.के. मजूमदार जी हैं। उन्होंने हाथ भी वेव किया था। एम.के. मजूमदार जी को भी हम लोग सुनेंगे वो क्या कहना चाह रहे हैं। अर्चना सिंह जी हैं और हमारे बीच रेणु त्रिपाठी जी हैं, शिव दीक्षित जी हैं, अनिल सिंह जी हैं, जुड़ गए हैं। तो अगर आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो आप लोग तैयार हो जाएं, नहीं तो हम लोग चलते हैं विजय त्रिपाठी जी की ये तरफ। और ये हमारे बीच मनु धनंजय द्विवेदी जी भी जुड़ गए हैं और हम लोग भी सुनेंगे धनंजय द्विवेदी जी को भी। पहले चलते हैं विजय त्रिपाठी जी की तरफ। सर ये स्वागत है ये आज की मन, संगोष्ठी में। आप अपनी मत और रीना जी जी सर। रीना जी विजय विजय जी बोले, मैं बता दूं मनोज कुमार मजूमदार जी भी बहुत ही क्रांतिकारी हैं और जनता दल के बहुत वरिष्ठ पदाधिकारी रहे हैं। बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्तित्व है मनोज कुमार मजूमदार जी का। और सूर्यकांत पवार जी जुड़े हुए हैं, तो इसलिए सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, सूर्यकांत पवार जी नासिक से जुड़े हैं और वीर सावरकर का जन्म नासिक में ही हुआ था। उसके रेलवे स्टेशन पर लिखा हुआ है कि किस गांव में उनका जन्म हुआ था। और अभी वीर सावरकर के जन्मदिन पर जब मुझको फोन किया विजय त्रिपाठी जी ने कि लखनऊ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में मेरा बौद्धिक चाहते थे, तो मैंने उनको बताया कि मैं पुणे में हूँ और पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में मैं उस समय मॉर्निंग वॉक कर रहा था। यह वही फर्ग्यूसन कॉलेज है पुणे का जहाँ सबसे पहले विदेशी वस्त्रों को होली वीर सावरकर ने जलाई थी। लोगों के दिमाग में है कि गांधी जी ने सबसे पहले जलाई, गांधी जी ने भी जलाया, लेकिन सबसे पहले विदेशी वस्त्रों की होली वीर सावरकर ने जलाई थी और उसी फर्ग्यूसन कॉलेज में जलाया था, जिसमें इसे 28 मई को मैं वही मॉर्निंग वॉक कर रहा था। तो यह सौभाग्य था मेरा। तो विजय जी अब आप बोलिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बहुत साधुवाद इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए। मैंने बहुत देर से लिंक देखा और फिर उसके बाद जुड़ गया। सबसे पहले तो ये कहना है कि स्वतंत्रता संग्राम का जो इतिहास है वो ठीक ठीक सबको बताया नहीं गया और इसको कैटेगराइज करके हमको पढ़ना चाहिए। संग्राम अलग था और आंदोलन अलग था। स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए लोग बातों से जुड़े हुए लोग थे जो कहीं भी कोई फीता काटने नहीं आता था, मरने के लिए गोली खा करके तैयार रहते थे। और आंदोलनकारी लोग अंग्रेजों से कितना नजदीकी बना लें और कैसे देशवासियों को धूर्ततापूर्वक मूर्ख बना के और संग्राम में भी जुड़े रहे और क्रांतिकारियों को मरवाते भी रहे, ये उनका धंधा था। मतलब संग्राम और आंदोलन दोनों अलग था। और जो कुछ हुआ आप देख ही रहे हैं। तिलक जी के मरते ही 1920 से लेकर के और व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस जी थे जिनको सबको मरवा दिया लोगों ने, जिसमें ये 25 से 27-31 के बीच में मारे गए लोग, काकोरी कांड। मेरा एक गीत है, मैं पढ़ता हूं। कितने स्वप्न संजोए थे वे आंखों की गहराई में, कितनी ऊष्मा भरी हुई थी शोणित की अरुणाई में, वंदे मातरम गाते गाते ठंडा खुले चूम लिया, भगत सिंह फांसी पर झूले हाय भरी तरुणाई में, प्राणों की आहुत दे उतरा मंगल खड़ा परीक्षा में, मिली नहीं आजादी हमको अंग्रेजों से भिक्षा में। बस यही बात कहनी है, मिली नहीं आजादी हमको अंग्रेजों से भिक्षा में। पोरस से सावरकर तक यह बहुत बड़ी परिपाटी है। देशभक्त वीरों ने धरती रुंड मुंड सी पाटी है। आर्य भूमि की पावन माटी जब उष्ण लहू से लाल हुई, सनी खून से अब तक उर्वर क्रांति पीठ की माटी है। रुक पाए बलिदानी जब थे किसकी कहां प्रतीक्षा में, मिली नहीं आजादी हमको अंग्रेजों से भिक्षा में। और एक बात मैं बहुत साफगोई से कहता हूं, मैं प्रयाग का रहने वाला हूं। आनंद भवन से और अल्फ्रेड पार्क की दूरी मुझे मालूम है 300 फीट है, 300 मीटर है, लेकिन उदासीनता कितनी थी उनके बारे में कि कोई गाया सत्य अहिंसा, कोई श्वेत कपोत उड़ाया, कहीं सिंधिया ने झांसी की अंग्रेजों से चुगली खाया। मैं नहीं कह रहा हूं, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने कहा है, छोड़ी राजधानी थी खूब लड़ी मर्दानी। तो कोई गाया सत्य अहिंसा, कोई श्वेत कपोत उड़ाया, कहीं सिंधिया ने झांसी की अंग्रेजों से चुगली खाया। आनंद भवन से अल्फ्रेड पार्क बोलो कितनी दूरी है, किंतु विधाता ने दोनों की अलग अलग तासीर बनाया। ले अतीत से सबक लगे हम फिर से नई समीक्षा में, मिली नहीं आजादी हमको अंग्रेजों से भिक्षा में। और यह कैसी विस्मृति है, अपनी अर्धसती भी बीत न पाई, सजनों के सूने नैनों से यह सुधार भी रीत न पाई। खद्दरधारी सोच देश को पुनः निगलने वाली है,
उत्कट बलिदानों की गाथा, क्षुद्र स्वार्थ को जीत न पाई, नेताजी का जीवन बीता आजाद हिंद की दीक्षा में, मिली नहीं आजादी हमको अंग्रेजों से भिक्षा में। और एक कल्पना की बात, अमर शहीदों के शोणित का आओ गहरा कुंड बनाएं, उनकी परिपाटी के पोषक आकर जिसका तिलक लगाएं, शोणित श्वेत हुआ है जिनका उनकी खादी भी रंग डालें, बलिदानों को भूल रहे जो उनको उसमें पकड़ डुबाएं, रक्तिम अतीत राष्ट्र का अपने चलो पढ़ाएं शिक्षा में। सबसे गड़बड़ पाठ्यक्रम में हुआ जिससे ये बलिदान आगे नहीं आ पाए। रक्तिम, कोई कहे कि स्वर्णिम था, मैं तो कहता हूं रक्तिम था। रक्तिम अतीत राष्ट्र का अपने चलो पढ़ाएं शिक्षा में, मिली नहीं आजादी हमको अंग्रेजों से भिक्षा में। और अंतिम पद इसका, जिसके लिए हमने लिखा पूरा आह्वान कि श्रृंखला बलिवेदी पर कभी न चुकने वाली है। इनको किसी ने ट्रेनिंग नहीं दिया था बलिदानियों को। कुछ लोग तो धूर्तता की ट्रेनिंग बाहर से लेके आए थे, अफ्रीका से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, सब ले लेके धूर्तता कर रहे थे। इनको कहीं कोई ट्रेनिंग नहीं मिली, मौके पर निकल के आ गए। श्रृंखला बलिवेदी पर कभी न चुकने वाली है, जलियांवाला बाग भुलाना सबसे भद्दी गाली है। डायर उधम सिंह का रिश्ता क्रांति जगत में शाश्वत है, अगली पीढ़ी फिर भारत की आग उगलने वाली है। कोई चूक न होने पाए भारत माँ की रक्षा में, कोई चूक न होने पाए भारत माँ की रक्षा में, मिली नहीं आजादी हमको अंग्रेजों से भिक्षा में, मिली नहीं आजादी हमको अंग्रेजों। बहुत सुंदर विजय, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद विजय सर, बहुत ही अच्छी आपने ओजपूर्ण कविता हम सब के सामने रखी और आज अपने शब्दों से क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी के साथ शायद मनोज कुमार मजूमदार जी अगर जुड़े हुए हैं तो आपका सर विचार हम लोग सुनना चाहेंगे, और अगर नहीं है तब तक हम लोग चलते हैं। हमारे बीच धनंजय द्विवेदी जी हैं। धनंजय द्विवेदी जी, सर स्वागत है आपका। जी, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। हाँ जी, सबसे पहले मैं अपने स्वतंत्र संग्राम सेनानी, अपने अरे वो आज जो हट गया क्या? हम ही हट गए। देखो क्या हुआ। कि जो भी देश के लिए और धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति देता है वो कभी मरता नहीं है, उससे अमरत्व है। और वो मर जाता है जो कि न देश के लिए काम किया हो, न समाज के लिए काम किया हो, न अपना व्यवहार अच्छा रखा हो। और वो आया और वो चला गया, जब चला गया विलुप्त हो गया, जो विलुप्त हो गया उसे मरना कहते हैं। और